हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एमडी आसिफ इकबाल और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकबाल इनसाइट पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक ह्यूमन ब्लड के बारे में लेकर के आया हूँ, जो आपको ऑलमोस्ट हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और ख़ास के जिसमें साइंस का वेटेज ज़्यादा है, जैसे CTS, CAPF और ग्रुप डी। तो इन एग्ज़ाम्स में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग एक छोटा सा वीडियो के ज़रिए ह्यूमन ब्लड के बारे में, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आसान और सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों के लिए ये कंटेंट बना रहा हूँ, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और अपने स्टूडेंट दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसके रीच को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि मैं बिल्कुल नया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतरीन और क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो चलिए, इससे हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि व्हाट इज़ ब्लड। अब ये ब्लड है क्या? तो ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। सबसे पहले तो ये टिश्यू है। अब ये टिश्यू किसको बोलते हैं? टिश्यू ऐसे सेल्स के ग्रुप को बोला जाता है जिनका फंक्शन और ओरिजिन, यानी उनकी पैदाइश और उनका काम बिल्कुल एक जैसा हो, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को मिला करके कहा जाता है टिश्यू। तो जो ब्लड है ना, ये भी एक तरीके का टिश्यू है। और ये एक कैसा टिश्यू है? तो ये बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। इस वजह से ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। जिस तरीके से हमारे जिस्म में हड्डी, बोन हमारे जिस्म को एक ढांचा और एक कनेक्शन देता है, ठीक उसी तरीके से ब्लड भी क्या करता है, हमारे जिस्म में एक तरह का कनेक्शन पैदा करता है। इस वजह से ये एक टिश्यू है। और ये टिश्यू के भी कौन से सब टाइप में आता है? ये आता है कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या है? ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। अब जो क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता है कि बताइए, जो ब्लड के बारे में जो स्टडी की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हेमेटोलॉजी। व्हाट इज इट कॉल्ड? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड के बारे में अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी। ठीक है। पीएच वैल्यू। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं या जिनको इनके बारे में नहीं मालूम, तो हम लोग किसी चीज़ के बारे में जो ये पता करने की जब कोशिश करते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक नेचर है या एमॉर्फेटिक नेचर है, तो हम लोग इसको एक तरीके के पीएच स्केल से मेज़र करते हैं। पीएच स्केल क्या होता है? एक ऐसा स्केल होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 0 से लेकर के 14 तक रीडिंग्स लगे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। 7 पे जो होता है वो ना ही बेसिक नेचर का होता है और ना ही एसिडिक नेचर का। 7 से जब हम लोग लोअर चले जाते हैं तो ये होता है एसिड नेचर का। और 7 से एबव जब चले जाते हैं तो ये होता है बेसिक नेचर का। अब जो जितना 0 के करीब होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। मान लीजिए कि आपके पास दो तरीके का लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी। लिक्विड ए का रीडिंग आया है 3, pH 3, और लिक्विड बी का रीडिंग आया है pH 4। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताइए कौन ज़्यादा एसिडिक इन नेचर है, तो आपका आंसर होगा वो वाला लिक्विड जिसका रीडिंग 3 pH आया है, क्योंकि जो 0 के जितने करीब होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होगा। सेम इन द बेस, जो 14 के जितने ज़्यादा करीब होगा वो क्या होगा? उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। आई होप कि ये बात आपको क्लियर अच्छे से समझ में आई होगी। तो हम लोगों ने सीखा व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक रकीक तरल कनेक्टिव टिश्यू है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ पीएच वैल्यू। 7.4। तो 7.4 ये 7 से ज़्यादा है ना, और 7 से ज़्यादा होने की वजह से ये कैसा नेचर होता है? बेसिक। तो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि खून का, ब्लड का, ह्यूमन ब्लड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक, बेसिक या क्या? तो इसका आंसर होगा स्लाइटली बेसिक। स्लाइटली बेसिक क्यों? क्योंकि ये 7 से थोड़ा ज़्यादा है, और थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं होता है बल्कि नॉर्मल होता है।
अब हमारे जिस्म में कितना ब्लड, अब ये बात समझने से पहले आप लोगों को ये बात समझना होगा कि जब भी हम लोग औसतन एवरेज के बारे में बात करते हैं तब एक व्यस्त, एक जवान आदमी के बॉडी को कंसीडर किया जाता है। क्या बोलने का मतलब है, जब हम लोग को कहीं ऐसा बताया जाता है कि एवरेज जो ब्रेन का वेट होता है वो 1300 ग्राम होता है, 1200 ग्राम होता है, इसका मतलब है कि ये जो मेज़रमेंट है किसको बेसिस पे लिया गया है, एक जवान, एक एडल्ट के बेसिस पे लिया गया है। तो खैर उस लिहाज से जो हम लोग के बॉडी में जो खून का क्वांटिटी है वो 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आप लोग को मालूम होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा बात है कि जैसे ही हम लोग के कहीं पे कट लगता है तो कट लगने के बाद क्या होता है, हमारा उस जगह पे जो खून निकल रहा होता है थोड़ा देर बाद वो जमना शुरू हो जाता है और उस जमने को बोला जाता है कोगुलेट। क्या बोला जाता है उसको? कोगुलेशन, ठीक है। मतलब खून का जमना, थपका जमना, खून का थपका जमना, जमना, ब्लड कोगुलेशन। तो ये बाहर में तो जम जाता है लेकिन अंदर में क्यों नहीं जमता है? तो अंदर में एक खास किस्म का प्रोटीन मौजूद होता है जिसका नाम है हेपरिन। ब्लड जिस ब्लड वेसल्स में बहते हैं ना, तो ब्लड में एक खास तरीके का प्रोटीन होता है जिसका नाम है हेपरिन। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये ब्लड को जिस्म के अंदर जमने से बचाता है। अगर ये जम जाएगा तो क्या होगा, हमारा बॉडी में खून सर्कुलेट नहीं करेगा और हमारा दिल काम करना बंद करेगा और हम लोग मर जाएंगे। क्या आपको ये समझ आ रहा है? जैसे हम लोग को कोई जहरीला सांप काटता है तो वो खून में शामिल होकर के क्या करता है, ब्लड को जमा देता है, कोगुलेट कर देता है, जिसके वजह से सर्कुलेशन बंद हो जाता है और डिफरेंट फंक्शन, बॉडी पार्ट्स के फंक्शन ख़त्म हो जाते हैं और हम लोग क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो ये बॉडी के अंदर क्यों नहीं जमता है? हेपरिन की वजह से। हेपरिन क्या है? एक खास तरीके का प्रोटीन है जो एंटी कोगुलेंट है। एंटी कोगुलेंट मतलब कोगुलेंट ना होने से, कोगुलेंट होने से बचाता है ये, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। व्हाट इज़ ब्लड? अब ब्लड का हम लोग देख रहे हैं कंपोजिशन। तो ये कंपोजिशन क्या है? ब्लड में प्लाज्मा होता है और उसमें सेल्स पाए जाते हैं। अब प्लाज्मा क्या है? वो जो रकीक मादा है, जो खून के अंदर रकीक मादा है, उसको बोला जाता है प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ पाया जाता है? वाटर। 90 से 92% तो वाटर ही पाया जाता है। फिर उसमें 7 से 8% प्रोटीन पाया जाता है और बचे हुए चीज़ में ग्लूकोज, ग्लूकोज मालूम है ना, शुगर, यूरिया, हार्मोन्स और मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स और हार्मोन्स मौजूद होते हैं। तो ब्लड का जो कॉम्पोजिशन है उसको हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक है प्लाज्मा और एक है ब्लड सेल्स, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है? वो जो रकीक मादा है। और फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है? जो उसमें सेल्स पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। अब प्रोटीन भी कौन तरीके से, कितने तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं इसमें? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजिन। तो ये तरीके के, ये सारे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा? व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। ब्लड का नेचर कैसा है? बेसिक। हमारे जिस्म में ये नॉर्मल सा है, लेकिन हम लोग से पूछेगा वो कौन सा प्रोटीन का नाम बताइए जिसके वजह से हमारे जिस्म के अंदर खून कोagulate नहीं होता है, तो हम लोग का आंसर होगा हेपरिन। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ब्लड का जो पहला पार्ट था RBC, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड कर्पस्यूल्स, ठीक है। अब ये रेड ब्लड जो सेल्स है इसका और एक क्या नाम है? इसका और एक नाम है एरिथ्रोसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मार्क करना है। यहाँ क्वेश्चन के बेसिस पे नहीं है, हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको ये सारी बातें मार्क करना ज़रूरी है। आरबीसी को और क्या कहा जाता है? आरबीसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है? बाई कॉनकेव। कैसा होता है? कॉनकेव के जैसा, एक प्लेट नुमा जिसके बीच में थोड़ा सा गड्ढा होता है, उसको बोलते हैं बाई कॉनकेव। इसका काउंट कितना है? काउंट का मतलब है कि अगर आप 1 मिलीमीटर ब्लड निकालेंगे अगर अपने जिस्म से, तो उसमें कितना हमको आरबीसी देखने को मिलेगा? तो 5 से 5.5 मिलियन, 50 लाख से 55 लाख सेल्स मिलेंगे आपको अगर आप अपने जिस्म का 1 मिलीलीटर ब्लड बाहर निकालिएगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? इसका लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन से क्या मतलब है? जैसा कि हमारा जिस्म सेल से बना हुआ है और सेल क्या करता है? डेड होते जाते हैं। कुछ खास दिनों के बाद अपना सारा फंक्शन कंप्लीट करने के बाद वो डेड हो जाते हैं। जिस तरीके से एक इंसान पैदा होता है और अपने मुख्तलिफ़ चरणों से गुजर करके अपने सारे फंक्शन को कंप्लीट करके वो मौत को गले लगा लेता है, ठीक इसी तरीके से सेल भी जब एक
रिप्रोड्यूस होता है सेल डिवीज़न के जरिए, उसके बाद से वो अपना सारा काम करता है और रिप्रोड्यूस करता है, और उसका जो भी फंक्शन होता है वो सारा काम करते हुए वो एक दिन डेड हो जाता है। तो ये पैदा होने से डेड होने तक ही इसको बोला जाता है लाइफ स्पैन। तो जो आरबीसी है उसका लाइफ स्पैन कितना है? 120 दिन। यानी एक आरबीसी हमारे जिस्म के अंदर जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से लेकर के 120 दिन के अंदर ये क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। ठीक है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या है? ये एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। कैसा सेल होता है ये? प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रोकैरियोटिक ऐसे सेल्स को बोला जाता है जिनमें ना ही न्यूक्लियस का झिल्ली बहुत अच्छे तरीके से, यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऐसे सेल्स को कहा जाता है जिनका न्यूक्लियस सही तरीके से डेवलप नहीं होता है, और उनमें ऐसे सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं जो झिल्लियों से घिरे होते हैं। या आम या बहुत सादे तरीके में आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा सेल जिसमें ना ही न्यूक्लियस होता है और ना ही कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और ये सारे जो होते हैं सेल ऑर्गेनल्स वो एब्सेंट्स होते हैं। और इन बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में ऐसा खुलिया या ऐसा सेल जिसमें किसी तरीके का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो आई होप तो ये कैसा होता है? ये होता है प्रोकैरियोटिक। अब लास्ट एक पॉइंट आता है इसमें कि ये फॉर्मेशन बनता कहाँ पर है ये? तो ये बनता है बॉन मैरो पे। कहाँ पे बनता है ये? बॉन मैरो में। बॉन मैरो क्रिस देखे हैं ना आप लोग? क्रिस 2 या क्रिस 3 नहीं मालूम कौन सा है। तो बॉन मैरो में बनता है एडल्ट्स में, जो जवान होते हैं उसमें बॉन मैरो में बनता है। लेकिन जो बच्चा होता है उसमें कहाँ पे बनता है? स्प्लीन में। अब आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि अगर ये 120 दिनों में ख़त्म हो जाता है तो ये कहाँ जाता है ख़त्म होकर के? जैसे हमारे जिल्द स्किन का सेल जब डेड होता है तो वो झड़ता जाता है, बाहर झड़ जाता है। जब ये आरबीसी ख़त्म होता है तो कहाँ चला जाता है ये चला जाता है स्प्लीन में। अब जहाँ मुर्दे को गाड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रेव यार्ड। तो स्प्लीन को क्या बोला जाता है? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। अच्छा, अब रेड इसका इसका रंग रेड क्यों होता है? इसका रेड रंग होता है हेमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से? हेमोग्लोबिन की वजह से। जैसे अभी एक प्रोटीन पढ़ करके आए थे ना ऊपर, हम लोग एक प्रोटीन पढ़ करके आए थे हेपरिन, जिसकी वजह से हम लोग का जिस्म के अंदर खून कोगुलेट नहीं होता है। ठीक उसी तरीके से एक और प्रोटीन होता है जिसमें आयरन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आई होप कि आरबीसी के बारे में समझ में आ गया। एक बार रिपीट कर रहे हैं। आरबीसी का शेप होता है बाइकॉनकेव। 5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर में 5 से 5.5 मिलीलीटर पाए जाते हैं। कितने दिन तक ये जिंदा रहता है? 120 दिन तक। मरने के बाद कहाँ चला जाता है दफनाने के लिए? स्प्लीन में। स्ट्रक्चर कैसा है? ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इसमें ना ही न्यूक्लियस पाया जाता है ना ही मुख्तलिफ़ किस्म के झिल्ली से घिरे हुए ऑर्गेनल्स। फॉर्मेशन कहाँ पे बनता है ये? एडल्ट्स में तो ये बॉन मैरो में बनता है और लीवर में, लेकिन ये बच्चे में जो नवजात शिशु होते हैं उसमें ये कहाँ पे बनता है? स्प्लीन में। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट सेल आता है कौन सा? डब्ल्यूबीसी। जैसे आरबीसी का एक नाम था एरिथ्रोसाइट, ठीक उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी का भी एक नाम है और उसका नाम है ल्यूकोसाइट। क्या नाम है इसका? ल्यूकोसाइट। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सोल्जर ऑफ द बॉडी। बॉडी का अंगरक्षक या सोल्जर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियों से बचाता है। ये डिसीज़ से हम लोग को लड़ने में मदद करता है आरबीसी। काउंट क्या है? जैसे अब याद कीजिए, को रिलेट करना एज ए स्टूडेंट, को रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। आरबीसी का हम लोग पढ़े थे 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीलीटर। यहाँ पे 6000 से 8000 पर मिलीलीटर है। कितना दिन इसका लाइफ स्पैन है? इसका लाइफ स्पैन है 1 से 4 दिन। आरबीसी का कितना था? आरबीसी का था 120 डेज। कहाँ पे बनता है? बॉन मैरो में। क्या इससे आप आरबीसी से को रिलेट कर पा रहे हैं कि वो आरबीसी में बॉन मैरो में ही बनता था, लेकिन वो फीटस में कहाँ बनता है? स्प्लीन में। ये कैसा होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है यूकैरियोटिक। अगर आप कोई एकेडमी के बच्चे हैं तो अब तो भी आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको डिफरेंस लिखने के लिए बोला जाए कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में लिखा जाए तो आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वो बॉन मैरो में और स्प्लीन में पैदा होता था, ये बॉन मैरो और
सिर्फ बोन मेरो में पैदा होता है। उसका लाइफ स्पैन 120 डेज था, इसका लाइफ स्पैन 1 से 4 डे है। उसका काउंट 5 से 5.5 मिलियन था, इसका काउंट 6000 से 8000 है। ठीक है, तो ये सारे बातें अब आरबीसी के बारे में हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब जब हम लोग डब्ल्यूबीसी को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ना, देन उसके अंदर हम लोग को बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं सेल के अंदर। तो कुछ ऐसे कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे डब्ल्यूबीसी होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता है। तो जिनमें पाया जाता है उसको बोला जाता है ग्रैन्युलोसाइट। क्या बोला जाता है उसको? ग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, क्या बोला जाता है? ग्रैन्युलोसाइट। अब इसके कितने किस्म से? न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तो ये हम लोग का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चंस में एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं। ग्रैन्युलोसाइट आ जिसमें लग जाता है इसका मतलब है कि अपोजिट हो गया। ग्रैन्युलोसाइट मतलब ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनमें कुछ जर्दाने टाइप के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ग्रैन्युलोसाइट का मतलब है कि उसमें नहीं पाए जाते हैं। अब ये इसके कितने किस्म हैं? इसके दो हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? मोनोसाइट जो है ना, एक ऐसा डब्ल्यूबीसी है जो कि ग्रैन्युलोसाइट है और सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी है। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट के बेस में पूछा जाएगा कि बताइए सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी जो है वो मोनोसाइट है। तो आपका आंसर होना चाहिए यस, इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये क्या करता है? फाइगोसाइटोसिस क्या होता है कि जब हमारे जिस्म में कोई जरासीम, कोई बैक्टीरिया पहुंच जाता है तो ये जो मोनोलिम्फोसाइट है वो उस जरासीम और बैक्टीरिया और वायरस को डायरेक्ट खा जाता है। खा जाने का इन द सेंस का मतलब है कि वो उसको डायरेक्ट किल करके ख़त्म कर देता है, मार देता है और खा जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस इज अ process in which monolymphocyte direct kill the pathogens। पैथोजेंस क्या होता है? ऐसे चीज़ें जो हमारे बॉडी में क्या करते हैं? बीमारी फैलाती है। लिम्फोसाइट ये सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी है और ये क्या करता है? ये ना डायरेक्ट नहीं मार करके उस पर केमिकल अटैक करता है। अब सपोज कीजिए कि आपके बॉडी में कोरोना दाखिल हो गया, तो मोनोसाइट कैसे एक्ट करेगा? वो डायरेक्ट उस कोरोना वायरस को मार देगा। लेकिन जो लिम्फोसाइट है वो क्या करता है? वो थोड़ा आसानी से आराम से काम करता है, मारता नहीं है बल्कि वो डायरेक्ट केमिकल खारिज करता है और उससे मारने का मदद करता है, कोशिश करता है। तो आई होप कि आपको ये सारा बात समझ में आया होगा। एक लास्ट सेल, ब्लड सेल, जिसका नाम होता है क्या? जिसका नाम होता है प्लेटलेट्स। और इसका क्या अलग नाम है? इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। जैसा कि आपको उसमें देखा था, आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। ये क्या करता है हमारे जिस्म में? तो ये हमारे जिस्म में ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। क्या करता है ये? ब्लड क्लॉटिंग में। जैसा कि आप लोग को मालूम है, जब आप लोग का झगड़ा होता है, जब आप लोग का ये मतलब झगड़ा बोल रहे हैं, जब हम लोग का जिस्म में कहीं खून गिरने लगता है कटने छटने की वजह से, तब ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। जैसे कटने जख्म वाले हिस्से पर आकर के वहाँ से खून को निकलने से बंद करता है। इसका काउंट कितना है? ये 1.5 से 3.5 लाख। याद कीजिए फिर से, डब्ल्यूबीसी कितना था? 5 से 5 मिलियन। आरबीसी कितना था? 5 से 5.5 मिलियन। डब्ल्यूबीसी कितना था? 8000 से 6000। ये कितना है? 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीलीटर। याद कीजिए, आरबीसी का 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 1 से 4 दिन, इसका कितना है? 1 से 8 दिन। काम क्या है ये हमारे बॉडी में क्यों है? इसका बॉडी का काम है ब्लड को क्लॉट करना। कहीं जख्म अगर हम लोग को हो जाए तो उस जगह से ब्लड को फर्दर निकलने से रोकना। ठीक है, क्लॉटिंग में अब हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्लॉटिंग में कौन कौन सा एलिमेंट काम आता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को विटामिन के चाहिए। ठीक है, फिर उसमें दो तरीके का प्रोटीन चाहिए जो कि फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि बताएगा कौन सा प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो दो प्रोटीन ऐसे हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। और तीसरा कौन है? मेटल। एक मेटल चाहिए होता है, मेटल, और वो मेटल कौन है? कैल्शियम। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कितने एलिमेंट्स की ज़रूरत है? 3। एक विटामिन चाहिए, विटामिन के, एक प्रोटीन चाहिए, फिब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा एक मेटल चाहिए और वो क्या है? कैल्शियम।
तो आई होप कि इसके बारे में आपको सबसे अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लेटलेट्स का नाम है प्रोथ्रोम्बिन इथ्रोम्बोसाइट। इसका काउंट कितना है 1.5 से 3.5 लैक्स पर मिलीलीटर। ठीक है। लाइफ स्पैन कितना है 5 से 8 दिन। ब्लड फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉट करता है। ब्लड क्लॉट में इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब हम लोग को डेंगू होता है तो इसका जो काउंट होता है ना वो हद से ज़्यादा गिर जाता है। गिर जाने का मतलब है कम हो जाता है। तो अब हम लोग से सवाल पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द डेंगू हमारे खून का कौन सा सेल इफेक्ट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्लेटलेट्स, और साइंटिफिकली इसका क्या आंसर होगा, थ्रोम्बोसाइट्स। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो चलिए अब हम लोग एकदम ओरली जल्दी से रिवाइज करते हैं। व्हाट इज़ ब्लड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। इसका इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक, स्लाइटली बेसिक। क्या इसका पीएच वैल्यू होता है 7.4। कितना लीटर पे आ जाता है 6 से 7 लीटर मिली। इसके स्टडी को क्या कहा जाता है, इसके स्टडी को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। टिश्यू के स्टडी को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। और ब्लड के स्टडी को क्या कहा जाता है, हेमेटोलॉजी। ठीक है। फिर हम लोग पढ़े कि ब्लड में हमारे जिस्म के अंदर क्यों नहीं जमता है, क्योंकि उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हेपरिन। उसके बाद हम लोग ने आरबीसी के बारे में पढ़ा, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा, और उसके सारे फंक्शंस को जाना, कैसे हमारे जिस्म में डब्ल्यूबीसी काम करता है, उसके कितने तरीके किस्में पाई जाती हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग ने अच्छे से कवर किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो आप में से जिसको भी अगर ये जो सारा चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, ख्याल रखें और अपने ड्रीम के लिए मेहनत करते रहें। जय हिंद।